हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना था कि सर जी पॉपुलेशन जियोग्राफी पर वीडियो बनाइए। तो पॉपुलेशन जियोग्राफी आपका स्टार्ट हो गया है। चाहे आप एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में हैं या कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में पॉपुलेशन जियोग्राफी है यानी जनसंख्या भूगोल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। इसमें हम लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। 3 प्रश्न पहले कवर करेंगे ताकि ज़्यादा वीडियो आपकी लंबी ना हो, और तीनों प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला है भैया आपका जनसंख्या भूगोल क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। जनसंख्या भूगोल किसे कहते हैं या जनसंख्या भूगोल को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो लिखा गया है, जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। यानी भैया जो जनसंख्या भूगोल है वह मानव भूगोल की एक शाखा है, जिसमें मानव संख्या के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं और इसके वितरण से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान देना, यानी भैया जो जनसंख्या भूगोल है वो मानव भूगोल की क्या है, एक शाखा है, जिसमें मानव संख्या के मात्रात्मक गुणात्मक पहलुओं और इसके वितरण से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन जो होता है इसमें किया जाता है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे लिखा गया है कि जनसंख्या भूगोल को क्रमबद्ध शाखा के रूप में विकसित करने का जो श्रेय होता है वो भैया जीटी त्रिवार्था को जाता है। याद रखना कि जनसंख्या भूगोल को क्रमबद्ध शाखा के रूप में विकसित करने का जो श्रेय होता है वो किसे कहा जाता है भैया, किसे जाता है, जीटी त्रिवार्था को जाता है। ये चीज लिख देंगे तो काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना, काफी बढ़िया आपकी डिफिनेशन बन जाएगी। तो जीटी त्रिवार्था महोदय ने जनसंख्या भूगोल के अध्ययन में मानव को महत्व देने की बात कही थी। यानी जो त्रिवार्था महोदय थे इन्होंने जनसंख्या भूगोल के अध्ययन में मानव को महत्व देने की बात कही थी, ठीक है ना। अब इनके अनुसार हम परिभाषा देख लेते हैं भैया कि जनसंख्या भूगोल की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है जीटी त्रिवार्था के अनुसार। अगर इतना आप लिख देते हैं तो आपका जो डिफिनेशन हो जाएगा काफ़ी बढ़िया और मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं भैया आप पढ़े हो, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है, मानव जनसंख्या में, ठीक है ना, पाई जाने वाली स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन ही जनसंख्या भूगोल है। एक किसका कहना था भैया, जीटी त्रिवार्था का, ठीक है ना। किसका, जीटी त्रिवार्था महोदय ने, इन्होंने बताया था कि मानव जनसंख्या में जो स्थानिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, स्थानिक विषमताएं जो पाई जाती हैं, उन्हीं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं भैया, जनसंख्या भूगोल कहते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर चीज़ें क्लियर हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो पड़े वो सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। और एक बात, जो भी आपके संपर्क में हो, जो भी आपके रिलेशनशिप वाले हों, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो, उनके साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। और भी पॉपुलेशन जियोग्राफी का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं प्रयास करूंगा कि डेली जो है अपलोड एक वीडियो इसमें की जाए ताकि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिल सके, ठीक है। चलते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया कि अनुकूलतम जनसंख्या या फिर आदर्श जनसंख्या या फिर अभीष्ट जनसंख्या किसे कहते हैं। बहुत 3 प्रश्न इसमें कवर अप किए गए हैं। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इतना आप माइंड में बैठा लीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है या आदर्श जनसंख्या क्या होती है या फिर अभिष्ट जनसंख्या क्या होती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लिखा गया है, किसी प्रदेश की वह जनसंख्या या फिर किसी देश की वह जनसंख्या, किसी क्षेत्र की वह जनसंख्या, जो भी आप लगाना हो लगा सकते हैं। किसी प्रदेश की वह जनसंख्या जिसे वहां उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त होता है, अनुकूलतम जनसंख्या या फिर अभिष्ट जनसंख्या या फिर आदर्श जनसंख्या कही जाती है। ध्यान देना, किसी प्रदेश के, किसी देश के या फिर किसी क्षेत्र की वह जनसंख्या जिसे वहाँ उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उनका जो जीवन स्तर होता है वह उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त होता है वहाँ, ठीक है ना, किसी चीज़ की कमी आपको महसूस नहीं होती है,
उसी जनसंख्या को हम क्या बोलते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखा गया है, इस कथन से स्पष्ट है कि जनसंख्या का आकार तभी अनुकूलतम माना जाएगा जब प्रति व्यक्ति आय क्या हो, अधिकतम हो। अब इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या बना सकते हैं कि भैया किसी प्रदेश की वह जनसंख्या जहां पर जो है प्रति व्यक्ति आय जो होती है अधिकतम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। इस तरीके से भी आप डिफिनेशन बना सकते हैं और लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि भैया जनसंख्या का आकार तभी, किसी भी जनसंख्या को अनुकूलतम जनसंख्या या आदर्श जनसंख्या तभी माना जाएगा जब वहां की जो प्रति व्यक्ति आय है वह अधिकतम हो। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। इसका कारण यह है कि साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होने अथवा उत्पादन के अधिकतम होने की दशा में जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो भैया अधिकतम होती है। यानी किसी भी स्थान पर अगर वहाँ संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग हो रहा है और जो उत्पादन हो रहा है वो अधिकतम हो रहा है, तो इससे तय है कि भैया वहाँ की प्रति व्यक्ति आय जो है वो अधिक होगी ही होगी, अधिकतम होगी ही होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि भैया किसी भी स्थान की अनुकूलतम जनसंख्या होने के लिए वहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय है वह अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिफिनेशन किसके अनुसार, प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार देख लेते हैं। ठीक है ना, इन्होंने क्या परिभाषा दी है इसकी, अनुकूलतम जनसंख्या की। तो इन्होंने बताया है भैया कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है। क्या बताया इन्होंने कि भैया अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो अधिकतम प्रति व्यक्ति आय जो है भैया प्रदान करती है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है भैया, जनसंख्या प्रवास, जनसंख्या स्थानांतरण भी इसको कहते हैं या फिर जनसंख्या देशांतरण भी इसको कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो लगभग लगातार यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस बार 100% आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि भैया दीर्घ काल के लिए, ठीक है ना, दीर्घ काल के लिए जनसंख्या के किसी एक निश्चित स्थान पर जाकर निवास करने को क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है या फिर स्थानांतरण कहते हैं। अब ध्यान देना, अपने भाषा में समझ लेते हैं। जैसे कोई एक स्थान ए है और दूसरा स्थान ए है। यहाँ की जनसंख्या अगर इस स्थान को छोड़ करके यहाँ जा करके यहाँ बस जाती है, यहाँ रहने लगती है, तब इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं या फिर जनसंख्या स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है ना, क्या हो गया कि किसी मानव या मानव समूह द्वारा एक स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या प्रवास कहते हैं या फिर जनसंख्या स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है ना, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे लिखा गया है, किसी क्षेत्र या देश की जनसंख्या जो किसी क्षेत्र या देश की जो जनसंख्या होती है प्रवास किस लिए करती है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो भैया किसी क्षेत्र या देश की जनसंख्या रोजगार, व्यापार, शिक्षा, सामाजिक असुरक्षा, प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक उथल पुथल, ठीक है ना, उथल पुथल, बेरोजगारी, गरीबी, ठीक है, आदि जैसे अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारकों की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करती है। यानी कह रहा है किसी भी स्थान की, किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या होगी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस कारणों से जाएगी, या तो रोजगार की तलाश में, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, या फिर वहाँ सामाजिक जहाँ रह रही है वहाँ सामाजिक असुरक्षा उसको महसूस होती है, प्राकृतिक आपदा वहाँ ज़्यादा आती हो, ठीक है ना, और राजनीतिक उथल पुथल हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, ऐसे तमाम प्रकार के कारण हो सकते हैं जिन कारणों की वजह से कोई भी जनसंख्या, कोई भी मानव या मानव समूह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बसता है। ठीक है ना, और ये जो प्रवास होता है भैया वो अस्थाई एवं अस्थाई दोनों ही प्रकार का हो सकता है। यानी जो प्रवास होता है वो आपका अस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।